नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम एशिया के भूगोल पे बात कर रहे थे और फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का ऑलमोस्ट हमने सिलेबस ख़त्म कर लिया था। थर्ड यूनिट हम रीजनल स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने जापान के बारे में पढ़ा और आज हम उसमें चाइना की बात करेंगे। पिछले दिनों जिस तरह की सिचुएशंस रही, चाइना के साथ बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जुड़ गई हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ये जो कोरोना वायरस का जो आगाज़ हुआ था वो चीन से ही हुआ था और उन्होंने इसको टाइम पे इस पे कंट्रोल नहीं किया और ये पूरे विश्व में फैल गया। तो एक नेगेटिव इमेज जो थी इस देश की बहुत ज़्यादा हो गई। परंतु अगर हम आज की स्थिति का अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि पूरे विश्व का जो बाज़ार है उस पर चाइना ने बहुत बुरी तरह से अपना कब्ज़ा कर रखा है। वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों की वजह से हमें, अगर हम भारत की भी बात करें तो यहाँ के बाज़ार जो हैं वो चाइनीज़ सामान से अटे पड़े हैं। हम उनको अवॉइड ही नहीं कर सकते। चाहे हम दिवाली की लाइट और लक्ष्मी गणेश से लेके बात करें तो जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितने मोबाइल के पार्ट्स हैं, जितने माइक्रोवेव के पार्ट्स हैं, जितने हमारे डिफेंस में काम आने वाले बहुत सारे उपकरण हैं, इनका निर्माण चाइना में हो रहा था और बरसों से हम वहीं से ये सब चीज़ें ले रहे थे। हमारे पास उनकी मैन्युफैक्चरिंग की अभी कोई व्यवस्था नहीं है और विश्व में अनेक देशों के साथ यही हाल है। तो हम मजबूर हैं कि हम पूरी तरह से चाइना को अवॉइड नहीं कर सकते। साथ ही साथ चीन ने जो दूसरे देशों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो देश उनको एकदम वहाँ से बाहर नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी बुराइयों के बावजूद हम कहीं ना कहीं चीन की गिरफ्त में हैं ही। अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात की जाए, भारत और चीन का संघर्ष शुरू से ही चल रहा है, परंतु पिछले 1.5-2 साल से इसमें और तेज़ी देखने को मिल रही है और ये भारत के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो चीन एक एशिया का एक बहुत विशाल और बहुत आधुनिक, हम दोनों ही बात करेंगे कि बड़ा भी बहुत है और बहुत ज़्यादा एडवांस है। इतनी ज़्यादा इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए अपने को विश्व में स्थापित कर लिया है। यहाँ हम शुरू से सुनते आए हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में जनसंख्या चीन की है। यहाँ पे साम्यवादी गणतंत्र व्यवस्था है और ये एक देश ऐसा है जहाँ पर शासन की जो बागडोर है वहाँ पर उसके अध्यक्ष के हाथों में रहती है और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पर उनको बेरोज़गारी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब उनका इसको अच्छा मैनेजमेंट कहें या अंधाधुंध जो इंडस्ट्रीज़ उन्होंने लगाई है, ये ज़रूर है कि उसका नुकसान भी उन्हें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं कई सिटीज़, पर फिर भी वो अपनी टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपने पैर जमा रखे हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इस देश का क्षेत्रफल लगभग 95,72,900 वर्ग किलोमीटर है। इसके विस्तार की बात करें तो ये 18 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर 53 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 134 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। हम अगर इसकी लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई लगभग 5,500 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम लगभग 5,000 किलोमीटर है। तो ये जो देश है ये एक विशाल जनसंख्या वाला विशाल देश है। यहाँ पर अगर हम 2005 के आंकड़े मुझे अवेलेबल हुए हैं, उसके हिसाब से यहाँ की जनसंख्या 131 करोड़ और 30 लाख के लगभग है। यहाँ की राजधानी का नाम बीजिंग है, जिसे हम पीकिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, मानचित्र में इसकी स्थिति को देखें तो इसके उत्तर में रूस, मंगोलिया, दक्षिण में म्यांमार और भारत, पूरब में कोरिया और प्रशांत महासागर और पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और कुछ हिस्सा भारत का आता है।
ये यहाँ की स्थिति है। आप मैप खोलिए अपने सामने, मैं भी आपको PDF में इसका मैप डालूँगी तो आपको इसकी लोकेशन का आइडिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके धरातल की। अगर हम चीन के धरातल के बारे में बात करें तो या इसके मानचित्र को देखें तो हमें ये अनुमान होगा कि ये एक पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। अगर आप इसकी धरातल की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर हिस्से पे या तो पर्वत हैं या पठारी क्षेत्र है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 50% भाग पर पर्वत हैं, 35% भाग पर पठार हैं और 15% भाग जो है उस पे मैदान फैले हुए हैं। तो हम ये मान सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि लगभग 85% यहाँ का जो खंड है वो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में है, मतलब वो क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। हम अगर इसके मानचित्र पर नज़र डालें तो हमें ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पर्वत क्रम की। तो चीन में मुख्य रूप से हम देखा जाए तो करीब 3 मुख्य पर्वत क्रम आपको मानचित्र में दिखाई देंगे। इसमें जो पहला पर्वत क्रम है वो है उत्तरी चीन के पर्वत, और ये जो है ये उत्तरी भाग में जो मध्य एशिया का पर्वत क्रम है ना, जो पामीर की गांठ से निकलता है, उसका एक्सटेंशन हम इसको मानते हैं। ये पर्वत क्रम की श्रेणियां जो हैं ये तिएन शान से प्रारंभ होती है, महान खिंगन जो और लघु किंगन इस रूप में पाई जाती है। अगर आप पामीर की गांठ से निकलने वाले शाखाओं का जिक्र करेंगे तो उसमें हम इनको भी शामिल करते हैं। उत्तरी चीन में जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें जो कंपैरेटिवली छोटी हैं उसमें नानशान, सिंगलिंग और इनके अग्रभाग हैं, और इन्हीं श्रेणियों के बीच में से हमने हांगहो नदी का नाम सुना है, वो इन्हीं श्रेणियों के बीच में से बहती है। और इस क्षेत्र में ही लोयस का मिट्टी का बना हुआ पठारी भाग है, और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो 600 से लेकर 1690 मीटर के मध्य तक हमने इसको माना है। तो ये हमने बात की चीन के उत्तरी हिस्से की। अब हम बात करेंगे जो दूसरा भाग है मध्य चीन का पर्वत क्रम। तो ये जो मध्य चीन का पर्वत क्रम है ये वही पामीर से निकलकर पूर्व की ओर अगर हम देखेंगे तो क्यूनलून, अल्टाईटांग, नानशान और सिंगलिंग, ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है, ये जो क्रम है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है, और ये मध्यम भाग तक, चीन के मध्य तक इसका विस्तार देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम दक्षिण हिस्से को देखें तो वहाँ पर क्यूनलून पर्वत है जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 4000 से 6000 मीटर के मध्य है, और इसका जो सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है, जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का माना जाता है, वो है उलुग मुस्ताक क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई लगभग 7724 मीटर के लगभग है, और शान और अल्टाई टांग जो है वो इसके समीपवर्ती क्षेत्र है। फिर तीसरे पर्वत क्रम पे आते हैं जो कि चीन के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है, और ये पामीर से पूरब की ओर कराकोरम और हिमालय पर्वत श्रेणियों से नांगलिंगशांग जो है यहाँ का, वहाँ तक हम इसको फैला हुआ मानते हैं। और चीन और नेपाल के सीमा पर, हालांकि उसका जो मेन चोटी आती है वो नेपाल में आती है, परंतु जो एवरेस्ट का क्षेत्र है वो यहीं आता है। एवरेस्ट की औसत ऊंचाई हमें 8848 मीटर्स पता है। तो ये मेनली यहाँ का पर्वत क्रम है जो कि पामीर के परिवार का ही हम इसको मान सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके पठारी क्षेत्रों की। इसके पठारी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि लगभग 40% भाग पर ये पठार पाए जाते हैं, और ये जो पठार हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई कि जो भूगर्भिक घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। कुछ भागों में हवा के द्वारा जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके मिट्टी लाई गई थी उसके द्वारा भी यहाँ पर पठारों की उत्पत्ति हुई। ये जो पठार हैं इसमें हम मुख्यतः 4 पठार जो हैं उनको यहाँ पे हम देखते हैं। लोयस का पठार,
आंतरिक मंगोलिया का पठार, यूनान, गेउचाऊ का पठार और चिंघई तिब्बत का पठार। ये मेन पठार हैं जो इस देश में फैले हुए हैं। इसमें जो लोअस का पठार है वो सबसे विस्तृत है और चीन की जो दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उत्तर में मंगोलिया का पठार, आर्डोस पठार ये यहाँ पे स्थित हैं और यूनान का पठार और पश्चिम की ओर तिब्बत का पठार वो भी विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में आता है। तो हम ये देखते हैं, अगर आप मानचित्र खोलेंगे, मैं आपको मानचित्र भी PDF में भेज दूंगी, तो आपको इसकी स्थिति और विस्तार का अंदाज़ा इससे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चीन के मैदानों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि चीन का जो मैदानी विस्तार है वो लगभग, हम ये मानते हैं कि चीन के भाग में हमने ये देखा था कि लगभग 15% भूभाग पे ये मैदान फैले हुए हैं। विस्तार को देखें तो 12 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हम इसका विस्तार चीन में मानते हैं। और ये जो मैदान है ये अधिकांशतः ये मैदान नदियों के द्वारा निर्मित हैं। तो इन मैदानों में अगर हम उत्तरी चीन के मैदान में देखें तो वो हांगहो नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यांगटी सिक्यांग, सीक्यांग ये जो नदियां हैं ये मेनली इन मैदानों के निर्माण में ये एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। और उत्तरी चीन का जो लोएस का मैदान है वो यहाँ का सबसे बड़ा मैदान है, समतल मैदान है और लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लगभग 30 से 65 मीटर की लगभग मानी गई है। इन क्षेत्रों में ज़मीन समतल है, पानी की उपलब्धता है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये चीन की कृषि के लिए बहुत आदर्श क्षेत्र माने जाते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ नदियों में हर साल यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति होती है, परंतु उस बाढ़ की स्थिति से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर फ्रेश मिट्टी वो बिछा जाती है, तो मिट्टी की उत्पादकता जो है वो निरंतर बनी रहती है। अब हम बात करेंगे यहाँ के आंतरिक बेसिन्स की। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर लगभग 20% भाग पर अंतर्देशीय बेसिन पाए जाते हैं और ये जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर भी इस प्रकार के बेसिन पाए जाते हैं। नानशान पर्वत और कराशान के मध्य सैदाम बेसिन पाया जाता है। क्यूनलून और थिएनशान के बीच में तारिम बेसिन पाया जाता है और देश के पश्चिमी भाग में मंगोलिया और रूस की जो सीमा है, जो यहाँ का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे जुंगेरिया बेसिन पाया जाता है। अगर आप चीन का धरातलीय मानचित्र खोलेंगे तो इनकी स्थिति आपको चीन में साफ नज़र आ जाएगी और हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से और कितने कितने क्षेत्र में ये बेसिन जो है वो फैले हुए हैं। तो ये चीन का एक मुख्य जो धरातलीय स्वरूप है वो आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। कोई भी देश का जब हम रीजनल स्टडीज़ शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम ये कोशिश करें कि हम इन देशों का मानचित्र बना पाएँ। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। उससे आपको क्या सुविधा होगी कि जब भी आप किसी भी सवाल का जवाब देंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर मानचित्र की ज़रूरत होगी और अगर आपको मानचित्र बनाना आता होगा तो आप बहुत आसानी से उसको बना लेंगे। तो अगर हम अच्छे मानचित्र, अच्छी तरह से हैंडमेड मानचित्र बनाते हैं तो जब कॉपीज़ आपके एग्जामिनर्स के पास जाती है तो वो इस बात से ज़रूर इम्प्रेस होते हैं और आपको ये मानिए कि स्टेंसिल्स के से बनाए गए मानचित्र के कंपैरिजन में जो मानचित्र हम हाथ से बनाते हैं उसको हम हमेशा ज़्यादा तवज्जो देते हैं और वो उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान के उसमें हमारी मार्किंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये ज़रूर है कि हाथ से बनाए हुए मानचित्र में उतनी एक्यूरेसी नहीं आती, पर हमें उतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। हम समझ जाते हैं कि हम किस भाग को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें किस भाग के किस फिज़िकल फीचर को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इस तरह से अगर हम अपने क्वेश्चन के आंसर में इनको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स उसमें अच्छे आते हैं। तो हम किसी भी कंट्री की जब भी रीजनल स्टडी शुरू करें
तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि साथ के साथ मानचित्र की प्रैक्टिस भी शुरू कर दें। हम अभी तक जापान के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके मैप की प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी देश के फिज़िकल मैप को अगर आप समझ लेंगे तो आपको उसकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी अपने आप ही अनुमान हो जाएगा। तो आज हमारा चीन का जो धरातलीय स्वरूप है, इसका आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। कल हम वहाँ की नदियों के बारे में, वहाँ की कृषि के बारे में, वहाँ के उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे। आप साथ के साथ इनको प्रिपेयर करते चलिए। ये जो थर्ड यूनिट है, देखिए थर्ड वाला यूनिट जो है वो रीजनल बेस्ड स्टडी है, इसलिए आपको इन देशों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड यूनिट के जो आपको अटैम्प्ट करना कंपलसरी होगा एक क्वेश्चन, वो आप इन्हीं में से अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप ये रीजनल स्टडी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें और बहुत भली भांति उसके मैप्स की प्रैक्टिस करें, उनकी जगहों के नाम याद रखें। थोड़े से डिफरेंट नाम होते हैं हर देश के, तो आप उस तरह से अपना ये जो अध्ययन है उसको करें। थैंक यू।